हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर अकेडमी में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो पहला हमें क्वेश्चन दिया है, भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो एक प्रश्न से कई सारे इसमें प्रश्न बन जाएंगे, जिससे हमें पहले प्रश्न से हमें ऑप्शन में भी दिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन लगता है कि ये कहाँ पर उपस्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये एक क्वेश्चन से ये भी बन सकता है कि ये सबसे पुरानी नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम हैली नाम था। और इसकी स्थापना जिसने की थी उनका नाम था जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा था। तो एक प्रश्न से इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम क्या था? हैली। और इसकी स्थापना किसने की थी? जिम कॉर्बेट ने। सी विकल्प हमें दिया है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, ये कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस एक क्वेश्चन इससे और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। 1974 में एक स्थापना और भी हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। यानी इसकी स्थापना जो हुई थी वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना हुई थी। डी वाले ऑप्शन का हम डिस्कस कर लेते हैं। डी वाला ऑप्शन हमें दिया है गिर नेशनल पार्क। तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा में दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हमारा असम राज्य में स्थित है। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है सोनार किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है वायु का वेग, ध्वनि की तीव्रता, जल में नमक की मात्रा या समुद्र की गहराई। तो सोनार एक रे सिस्टम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक रे सिस्टम है जिससे समुद्र में वस्तुओं की पता लगाया जाता है या समुद्र की हम बोल सकते हैं गहराई नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो पहला ऑप्शन में दिया है उत्पादक, उसके बाद अपघटक, उसके बाद उपभोक्ता या अपघटक, उपभोक्ता उत्पादक या उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, और डी वाला उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले नंबर पे उत्पादक होते हैं यानी प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर उसको उपभोग करने वाले, जब कंज्यूमर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसको कौन डिस्ट्रॉय कर देते हैं? अपघटक। आप सामने चेन देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी वाला ऑप्शन नंबर सही होगा। चौथा क्वेश्चन में दिया है निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो अगर हम सर्वाधिक गैस की यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन हो जाती है 78%। लेकिन ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना है तो इसमें ग्रीन हाउस गैस जो हमारी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, जो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। और ऑप्शन नंबर सी जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये इससे क्वेश्चन बनता है, ये अम्ल वर्षा के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अम्ल वर्षा के लिए ये उत्तरदायी होती है। और जो मीथेन गैस होती है ये हमें जो सड़ी गली वस्तु होती हैं उससे वहाँ से प्राप्त होती है। और एक और सोर्स है, ये धान के खेतों से भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। तो वनों का जलाना, क्या वनों को जलाने पर, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। देखिए ये सभी हैं, क्योंकि हम जब वनों को जलाएंगे तो उसमें वृक्षों की मात्रा कम होगी। जब वृक्षों की मात्रा कम होगी तो कम वर्षा होगी, यानी वर्षा के बाद अधिक गर्मी पड़ेगी, यानी कि जलवायु क्या होगा, परिवर्तन होगा। कृषि कलाप देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की हम जो खेती कर रहे हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उससे भी जलवायु परिवर्तन होती है। एरोसोल कैन का उपयोग, इसको उपयोग करने से हानिकारक वायु प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जैसे धुआं हो गया, कोहरा हो गया, ये वगैरह सब इससे उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। सिक्स क्वेश्चन में दिया है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैट्रोफा। जैट्रोफा जो है एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर बीज आते हैं, बीज वाले फल आते हैं जिनको तोड़कर पीसा जाता है, उनमें से तेल निकल जाता है। लगभग 25 से 30% यहाँ से हमें तेल प्राप्त होता है। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैट्रोफा वृक्ष का, जैट्रोफा पौधे, सामने आप स्क्रीन पर जैट्रोफा पौधा देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन में दिया है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रसदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो ये बहुत ही खतरनाक यहाँ पर घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो घटना हुई थी ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये एक कार्बाइड कंपनी थी भोपाल, इसमें लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग हज़ारों से ज़्यादा लोग इसमें क्या हुए थे, घायल हुए थे। बहुत ही इतिहास की बहुत ही खतरनाक ये घटना हुई थी। 7 नंबर का मैं क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। ये होता है WWII। ये जो हमारा स्थित है ये देहरादून में स्थित। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उससे जल द्वारा अपने रिएक्शन करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की इसमें प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल की इसमें प्रेजेंट होती है और C6H12O6 फिर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, प्लस जल भी इसमें से मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न से किसे सोख लेते हैं। तो ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 9वां क्वेश्चन में दिया है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो जो अपशिष्ट उत्पादक होते हैं, जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जैसे सड़ी गली वस्तुएं वगैरह, इनको जो जीव खाते हैं उन्हें कहा जाता है मृतभक्षी, मांसभक्षी, शाकभक्षी या रसायन भक्षी। तो उन्हें मृतक भक्षी कहा जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तप्त भोजन से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल विद्युत ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो जो जल विद्युत ऊर्जा होती है ये इससे जल को तप्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। और जो हमारी सौर ऊर्जा होती है ये सोलर पैनल जो हमारे लगाते हैं उससे प्राप्त होती है, सोलर पैनल। और नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब भूतापीय ऊर्जा क्या होगी, तप्त भोजन से प्राप्त ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन में दिया है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल जो है वो पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय पर्वतमाला या डी विंध्याचल श्रेणी। तो जो 16 घास का मैदान है वो हमारे दक्षिण जो भारत है, हमारा दक्षिण भारत का जो इधर का क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट। और इधर का जो हमारा
क्षेत्र ये कहलाता है हमारा पूर्वी घाट। तो जो 16 घास के मैदान हैं ये इसी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या जिंक पाया जाता है या पारा या कैडमियम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा पारा। होता क्या है, जब जो जल हमारा होता है समुद्र में जल, उसमें पारे की मात्रा जो अधिक मिल जाती है तो वो पारा युक्त जल हो जाता है। और पारा युक्त जल जो मछली के पीने से जो पारा है वो मछली के अंदर चला जाता है, यानी कि जो मछली वो पारे से दूषित हो जाती है और उस मछली को खाने से मीना माता रोग होता है। सामने आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं ये किस प्रकार से होता है। तेरहवां क्वेश्चन में दिया है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ओजोन परत का जो ह्रास है वो सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत का जो क्षण होता है वो CFC गैस जो हमारी होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे होता है। ये जो गैस है ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से ये निकलती है। अगर हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी ये गैस CFC निकलती है। इसके कारण ओजोन परत का ह्रास होता है, यानी ओजोन परत की मोटाई कम होती है। तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका हुआ है? तो इसका उत्तरी ध्रुव नंबर है B, दक्षिणी ध्रुव C, भूमध्य रेखा D, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है ए M पतंजलि शास्त्री, B मेहरचंद महाजन, हीरालाल जेकानिया, S R दास। तो अगर हम M पतंजलि शास्त्री की बात करें तो ये हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, ये सेकंड मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 1951 से 1954 तक रहा। और अगर हम मेहरचंद महाजन की बात करें तो ये हमारे तीसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे। अगर हम S R दास की बात करें तो ये 4 नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और जो हीरालाल जेकानिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनसे एक क्वेश्चन और भी आता है, इन पर सबसे पहली बार महाभियोग लगा था, यानी महाभियोग पहली बार इन पर महाभियोग लगा था, यानी इनको महाभियोग द्वारा हटाया गया था। तो इसे ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किस मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया था? तो ये हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर C सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है ये नदियों में प्रदूषण या B घटता भूगर्भ जलस्तर या विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो पहले हम रेड डाटा बुक की बात कर लेते हैं। तो इसको जो रेड डाटा बुक है इसे किसने चालू किया था? इसे IUCN द्वारा इसे चलाया गया था। IUCN इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा इस पुस्तक को चलाया गया था। इसमें होता क्या है, जो जीव की संख्या कम होती है, यानी जो जीव विलुप्ति के करीब होते हैं उन्हें रेड पेज पर रखा जाता है, और जो जीव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है उन्हें ग्रीन पेज पर रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव। सिक्सटीन क्वेश्चन में दिया है भारत में पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। यहाँ होता क्या है, यहाँ ये जो मेला है यहाँ ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमल्स के लिए प्रसिद्ध है, ऊँटों के लिए। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये अजमेर, D ऑप्शन, अजमेर में मनाया जाता है। सामने आप इसमें चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, 16 क्वेश्चन थे। बताइए कि आपका कितना स्कोर आया, कमेंट में जरूर बताएं।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।